नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स पार्ट 3 और ये हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का वीडियो नंबर 4 है। अब देखिए, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन का पार्ट 2 देखा था, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी एक इंडिविजुअल जोन का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होता है, जो एवरेज डिस्टेंस होता है, उसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि इंडिविजुअल जोन के कारण इस पॉइंट पी पर कितना एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। जो एक्सप्रेशन हम लोग को पिछले वीडियो में मिला था वो ये वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस होल वेव फ्रंट ABCD, ठीक है। अब ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है ABCD। जिस प्लेन वेव फ्रंट को हमने क्या किया, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जहां पर जो इनर मोस्ट सर्किल है, जो येलो कलर्ड है, वो है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और फर्स्ट सर्किल और सेकेंड सर्किल के बीच का जो एरिया है, जो ऑरेंज कलर से कलर्ड है, वो क्या है, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। और जो व्हाइट कलर्ड है उसके बीच n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये वाला व्हाइट के जस्ट बाद, वो क्या है, MN-1 सर्किल। और ये वाला क्या है, सबसे लास्ट वाला सर्किल MN सर्किल। मतलब MN-1 और MN सर्किल के बीच का जो एरिया है वो क्या है, nth हाफ पीरियड जोन, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये अज्यूम करना होगा कि ये जो सारे जो हाफ पीरियड जोन्स है उसका अलग अलग एक एम्पलीट्यूड पहले एज्यूम करना होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया कि लेट R1 R2 R3 डॉट 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 Rn बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड nth हाफ पीरियड जोन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने क्या कहा कि R1 क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है, R2 क्या है, सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है, R3 क्या है, थर्ड हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है ना। उसी तरीके से आगे जाते जाते Rn क्या है, nth हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सच डेट, ये इस तरीके से है कि R1 क्या है, R2 से ग्रेटर है, R2 क्या है, R3 से ग्रेटर है, R3 क्या है, R4 से ग्रेटर होगा, R4 R5 से ग्रेटर होगा, एंड सो ऑन R, है ना। और ये सब क्या होगा, Rn से ग्रेटर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने फैक्टर्स देखा था। किसी भी एक इंडिविजुअल जोन के कारण जो पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स देखे थे। वहां पर हमने क्या देखा था कि ये जो Rn है, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटते जाएगा। आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस b है, तो सेकंड हाफ पीरियड जोन का डिस्टेंस क्या होगा, b प्लस लैम्डा बाई 2। दो कॉन्सिक्यूटिव हाफ पीरियड जोन्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2 का, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हाफ पीरियड जोन्स का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो बढ़ते जाएगा, जिसके कारण उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब उसका जो इफेक्ट होगा पॉइंट पी पर, उस मतलब ऐसा कहिए कि क्योंकि वो जो हाफ पीरियड जोन है वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण पॉइंट पी पर जो डिस्टर्बेंस पहुँचेगा, जो एम्पलीट्यूड पहुँचेगा, उसका जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे घटते जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे ऐसे लिया है कि R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R3, R3 ग्रेटर देन R, है ना, R4 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से हमने इसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर होता क्या है ना, कि हमें एक बात पता होता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव जोन्स के बीच तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, टाइम डिफरेंस t बाई 2 होता है हाफ पीरियड का, जिसके कारण हम इसे हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। और यहाँ जो फेज का डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। आपको पता होगा फेज का डिफरेंस पाई का होता है। पाई का मतलब क्या, एंटी पैरेलल। जैसे अगर दो लाइट रे ले लीजिए, अगर दोनों के बीच का अगर फेज डिफरेंस पाई है ना, अपोजिट फेज का है, तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी, एक लाइट रे ऐसे आएगी। ये होता है पाई का फेज डिफरेंस, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर जब पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है तो एक का एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे का एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। इस फेज डिफरेंस के कारण ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया ना कि R1 R2 R3 के हैं एम्पलीट्यूड्स हैं, तो अगर R1 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो R2 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों जो एम्पलीट्यूड्स हैं, जो दो कॉन्सिक्यूटिव हाफ पीरियड जोन से निकल करके पॉइंट पी पर पहुंच रही हैं, ये दोनों अपोजिट फेज में पहुंचेंगी, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है। पाथ डिफरेंस अगर सेम रहता तो फिर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस बन रहा है, जिसके कारण
पाई का फेज डिफरेंस आ जा रहा है। सो यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेगी, जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी, और यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी जो पॉइंट पी पर पहुँचेगी, ठीक है, जो पॉइंट पी पर पहुँचेगी, वो दोनों कैसे पहुँचेगी, अपोजिट फेज में पहुँचेगी। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग R1 को पॉजिटिव लेंगे तो R2 नेगेटिव होगा, R3 को पॉजिटिव लेंगे तो R4 नेगेटिव होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब देखिए, आपको याद होगा हमने जो सबसे पहला वीडियो देखा था फ्रिजनल्स असम्पशंस का, उसमें हम लोगों ने एक बात कहा था कि क्योंकि ये पूरा जो हाफ पीरियड जोन से सबसे कुछ ना कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है सबसे, और वो पॉइंट पी पर पहुंचती है। तो जो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट पी पर पहुंच रही है, उनके कारण जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट पी पर, वो सारे एम्पलीट्यूड्स को सम अप करके हमें पता चलेगा रिजल्टेंट इफेक्ट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये सारे का एक सम लेना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। सो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने R1 पॉजिटिव लिया तो R2 नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अपोजिट फेज चल रहा है ना। दोनों के बीच एक पाथ डिफरेंस है λ/2 का, जिसके कारण दोनों अपोजिट फेज में पॉइंट पी पर पहुंचता है। ठीक है, सो R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस डॉट 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 लेके जाइए -1 पे पावर n-1 Rn। ठीक है, कुछ ऐसा आप ऐसा कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया, ये टोटल एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया इस पूरे वेव फ्रंट के कारण पॉइंट पी पर। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को क्या करना होगा, इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस हम लोग कैसे करेंगे? अब अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो सबसे पहला हाफ पीरियड जोन के कारण एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वाला थोड़ा कम है, उसके बाद वाला थोड़ा कम है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, हमें पता है कि R2 क्या है, R1 से छोटा है लेकिन R3 से बड़ा है। मतलब है कि हो सकता है कि R2 जो है ये इन दोनों के एवरेज से इक्वल हो। मतलब ये है हम लोग का कहने का मतलब कि सिंस करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3/2। उसी तरीके से आप R4 का वैल्यू लिख सकते हैं कि R4 इज इक्वल टू R3 प्लस R5/2। उसी तरीके से R6 का वैल्यू लिखा जा सकता है, R6 इज इक्वल टू R5 प्लस R7/2, है ना, एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं। मतलब इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, R1/2। ठीक है, R1/2। आप चाहें तो यहाँ पे टोटल एम्पलीट्यूड को R लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2। ठीक है, उसी तरीके से प्लस R3/2 माइनस R4 प्लस R5/2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn2 इफ n इज ऑड। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो n है, ये वाला जो n है, अगर ये n का वैल्यू ऑड होगा उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इससे इक्वल होगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। R2 का वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, R4 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, और आगे जाते जाते सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा R1/2 प्लस Rn/2 इफ n इज ऑड। ठीक है, जब n ऑड होगा उस केस के लिए। लेकिन जब n का वैल्यू इवन होगा तो वो उस केस में हमें क्या मिलेगा, वो भी आप एक बार ध्यान रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि n जब इवन होगा तो उस केस के लिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, R इज इक्वल टू R1/2 प्लस ब्रैकेट R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4 प्लस R5/2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn-1/2 माइनस Rn। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा इफ n इज इवन। जब n क्या होगा, इवन होगा, तब हमें ये चीज़ मिलेगा। उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर जो R2 का वैल्यू है और R4 का वैल्यू है, जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R इज इक्वल टू R1/2 प्लस
आर एन माइनस 1/2 माइनस आर एन, ये मिलेगा इफ एन इज इवन। अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो इवन वाला केस है इसमें एक काम करना होगा आपको। वो काम क्या करना होगा? वो काम आपको ये करना होगा कि हमें एक चीज़ पता है कि n क्या है, बहुत लार्ज है। जो n है ये बहुत लार्ज है। n के कारण, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि n के कारण पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो लगभग वैनिश हो जाएगा, क्योंकि n बहुत लार्ज हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है जिसके, ठीक है। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि n और n माइनस ये दोनों का जो एम्पलीट्यूड्स होगा पॉइंट P पर वो अप्रॉक्सीमेटली वैनिश हो जाएगा, मतलब इक्वल होगा। सो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होगा, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि Rn माइनस 1 जो है ये Rn से इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि Rn माइनस 1/2 माइनस Rn जो है ये माइनस Rn/2 से इक्वल होगा, क्योंकि जब यहाँ पे Rn माइनस 1 का वैल्यू Rn सब्सटीट्यूट करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस Rn/2, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में से सब्सटीट्यूट कीजिए तो R का वैल्यू क्या आ रहा है, R1/2 माइनस Rn/2, इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 है यहाँ पर, अगर हम आप देखिएगा तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसे इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है कि R इज इक्वल टू R1/2 पॉजिटिव नेगेटिव Rn/2, जहाँ पर पॉजिटिव क्या है, ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेगेटिव क्या है, इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब थोड़ा और आगे हमें जाना होगा। यहाँ से हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया R इज इक्वल टू R1/2 पॉजिटिव नेगेटिव Rn/2, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 लिया हमने। अब देखिए हमने क्या कहा कि भाई जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, है ना, जो हमारा ऑर्डर है जोन का, वो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा, पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट अफेक्ट होगा उस जोन के कारण, वो घटते जाएगा। तो n जो है ये बहुत लार्ज है, इसके कारण जो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट P पर वो लगभग वैनिश कर जाएगा, है ना, लगभग वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि n इज वेरी लार्ज, है ना, सो डैट Rn नियरली वैनिसेस, ठीक है। क्या है, n बहुत लार्ज है जिसके कारण Rn क्या होगा, वो नियरली वैनिश कर जाएगा। सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है R, ये इक्वल होगा किससे, R इज इक्वल टू R1/2 से, मतलब जितना एम्पलीट्यूड ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण पॉइंट P पर होगा उसके हाफ एम्पलीट्यूड से क्या होगा, ये इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R1/2। ये जो हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है ये वाला, इस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण पॉइंट P पर जितना एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उस एम्पलीट्यूड के हाफ का एम्पलीट्यूड होगा इस पूरे वेव फ्रंट के कारण पॉइंट P पर। तो ये तो हमारा हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कहाँ, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू होल वेव फ्रंट। अब बात आती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। तो हमने जब वेव मोशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू R1/2 पर स्क्वायर इज इक्वल टू R1² 4। इट मीन्स है कि I क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ R1 हो रहा है, है ना, 1/4 ऑफ R1। इट मीन्स है कि यहाँ पर आप देखिए इस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण पॉइंट P पर जितना इंटेंसिटी होगा उसका 1/4 इंटेंसिटी, ठीक है, उसका 1/4 इंटेंसिटी जो है इस पूरे वेव फ्रंट के कारण पॉइंट P पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये जो वीडियो था हमारा वो था फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन का वीडियो नंबर 4 और पार्ट 3 था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स के रिगार्डिंग। और एक और टॉपिक है यहाँ पर, वो क्या है, रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो फ्रेस्नेल्स अजम्पशंस के बेसिस पर एक्सप्लेन्ड है,
ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे अगले वीडियो में, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स के कारण। तो आशा आपको जो टॉपिक था ये हमारा पार्ट 3 का, इस पूरे वेव फ्रंट के कारण पॉइंट पी पर जो एम्पलीट्यूड था वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका डाउट को हम लोग क्लियर कर सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।